चंगेज खान का नाम हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना है। मंगोलिया के दूर दराज के मैदानी इलाकों के इस कबीलाई लड़ाके का नाम हमारे मुहावरे और कहानियों में अक्सर सुनाई पड़ता है। लेकिन चंगेज खान का संबंध केवल हिंदुस्तान की कहानी और किस्सों से नहीं है, बल्कि चंगेज खान की जिंदगी में हिंदुस्तान एक बेहद अहम स्थान रखता था। क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान ने अपने एक हिंदुस्तानी साथी की मौत को अपना अपमान मानते हुए दुनिया के सबसे खूनी अभियानों में से एक अभियान शुरू किया था? क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान खुद हिंदुस्तान की सीमा पर मुल्तान शहर तक पहुंच गया था, लेकिन हिंदुस्तान पर कब्जा करने के अपने सपने को भुलाकर उसे वापस लौटना पड़ा। अगर आप इन सब बातों से अनजान हैं, तो आज की यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। आज आपको केवल हिंदुस्तान और चंगेज खान के बीच के रिश्ते के बारे में जानने को ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको चंगेज खान की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। मध्य एशिया के मैदानी कबीले में पैदा हुआ एक बच्चा कैसे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना करता है, यह वाकई एक बेहद दिलचस्प कहानी है। सिकंदर महान को भले ही दुनिया का सबसे बड़ा विजेता माना जाता है, लेकिन चंगेज खान ने दुनिया के जितने बड़े हिस्से पर राज किया था, उसके सामने सिकंदर की दुनिया बहुत छोटी नजर आती है। चंगेज खान का नाम आज भले ही ज्यादातर लोग आतंक और खून खराबे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन चंगेज खान के खून खराबे और आतंक के पीछे की वजह जानना भी बेहद जरूरी है। चंगेज खान की जिंदगी बेहद कठिन हालातों में गुजरी थी, जो दिलचस्प किस्से और कहानियों से भरपूर है। चंगेज खान की यह जीवनी आपको जीवन के कई मुश्किल पाठ बेहद आसान भाषा में समझा सकती है। कुछ साथ सुनते हैं चंगेज खान की जीवनी। मध्य एशिया के मंगोलिया नामक देश का वातावरण इंसानी जिंदगी के लिए बेहद कठिन माना जाता है। यह बात 1162 में इसी मंगोलिया देश के उत्तरी भाग में बहने वाली ओनोन नदी के किनारे की है। इस नदी के किनारे होलन नाम की एक युवती अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जूझ रही थी। दरअसल होलन मंगोलिया के इस उत्तरी भाग के हवा पानी से अब भी बिल्कुल अनजान थी। होलन का जन्म जिस इलाके में हुआ था, वो अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता था और वहां गाय, घोड़े, बकरी और भेड़ें बड़ी मात्रा में पाई जाती थी। होलन खूब गोश्त खाकर और दूध पीकर बड़ी हुई थी, लेकिन मंगोलिया के उस उत्तरी हिस्से में उसको खाने पीने के लिए यह सब नहीं मिल रहा था। उसे अपनी जिंदगी का गुजारा शिकारियों वाला खाना खाकर करना पड़ता था। कभी उसे चूहे या चिड़िया खानी पड़ती थी, तो कभी कभार उसे मछली या हिरण भी खाने को मिल जाते थे। एक दिन होलन ओनोन नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर अनजान लोगों से घिरी हुई थी। वो अपने पहले बच्चे के गर्भ के दर्द से जूझ रही थी। होलन के आसपास मौजूद लोग उसके लिए अनजान इसलिए थे क्योंकि बोरोजिन नाम के एक कबीले ने उसका अपहरण कर लिया था। यही बोरोजिन कबीला आगे चलकर मंगोल कबीले के नाम से मशहूर होने वाला था। होलन के माता पिता ने उसकी शादी मर्केड नाम के कबीले के एक लड़के से की थी, लेकिन जब वो लड़का होलन को लेकर अपने कबीले की ओर रवाना हुआ, तो उनका अपहरण बोरोजिन कबीले के येसुगी ने कर लिया। होलन ने तब अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को येसुगी के हवाले कर दिया और इस तरह वो मंगोल कबीले में शामिल हो गई। इसी कारण अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त वो खुद को अनजान लोगों के बीच घिरा महसूस कर रही थी। बहुत तकलीफ सहने के बाद आखिरकार जब होलन ने अपने पहले बच्चे एक लड़के को जन्म दिया, तो वहां मौजूद लोगों ने यह देखा कि उस बच्चे ने अपने हाथ की एक मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ था। होलन ने थोड़ा घबराते हुए लेकिन बेहद नरमी के साथ अपने बच्चे की उंगलियों को एक एक करके खोला, ताकि वो ये देख सके कि आखिर वो बच्चा अपने हाथ में कौन सी चीज लेकर इस दुनिया में आया है। होलन ने जब उसकी मुट्ठी खोली, तो यह देखकर वो हैरान थी कि लड़के के हाथ में खून का एक काला थक्का दबा हुआ था। दरअसल उस बच्चे ने अपनी मां के गर्भ में बने खून के थक्के को अपने हाथ में दबा लिया था। होलन के पास मौजूद कबीले के लोगों ने जब बच्चे के हाथ में खून का थक्का देखा, तो वो सभी परेशान हो गए, क्योंकि कबीले के लोगों के हिसाब से ऐसा होना बदकिस्मती और अमंगल की निशानी थी। मगर उस वक्त ओनोन नदी के किनारे पहाड़ी पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि यह बच्चा केवल कबीले की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। होलन का अपहरण करने के कुछ ही दिन बाद येसुगी तातार कबीले के खिलाफ एक मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए चला गया था। उस जंग के दौरान येसुगी ने तेमुजिन उगे नाम के एक योद्धा की हत्या कर दी थी। येसुगी जब अपने बेटे के पैदा होने के बाद कबीले में वापस लौटा, तो उसने अपने नवजात बच्चे का नाम तेमुजिन रखने का फैसला किया। तेमुजिन नाम का यही लड़का आगे चलकर दुनिया भर में चंगेज खान के नाम से मशहूर होने वाला था। भले ही मंगोलों का कबीला इलाका दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुनिया में हो रही घटनाओं की पूरी जानकारी रहती थी। चंगेज खान के पैदा होने से कई साल पहले मुसलमान, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों ने मंगोल कबीला इलाकों में खुद को स्थापित करने की कोशिश की थी, मगर वहां के वातावरण और कठिन जीवन को वो सह नहीं पाए।
उत्तरी मंगोलिया के कबीले चीन और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक, धार्मिक और सैन्य रूप से जुड़े हुए थे। वहीं उत्तरी मंगोलिया के ये कबीले सिल्क रूट से पूरे तरीके से कटे हुए थे, क्योंकि सिल्क रूट गोबी रेगिस्तान के दक्षिण से गुजरता था। मगर इसके बावजूद सिल्क रूट से गुजरने वाले बेशकीमती सामानों की जानकारी इन कबीलों तक पहुंच जाती थी। इस कबीले के लोगों को यह मालूम था कि दक्षिण में सिल्क रूट की ओर खजाना मौजूद था, लेकिन इन बंजारे कबीलाई लोगों के लिए दक्षिण तक पहुंचने की बात असंभव सी मालूम होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्तरी मंगोलिया के ये कबीले आपस में लड़ने में ही अपना ज्यादातर वक्त गुजार देते थे। इसके अलावा ये कबीले बेहद छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, जिस वजह से इनकी शक्ति केंद्रित नहीं थी। इन सब के अलावा कबीले के लोगों के पास जो समय बचता था, उसमें वो अपने खाने पीने के लिए शिकार ढूंढने में लगे रहते थे। तेमुजिन के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारियां मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तेमुजिन के पिता की नजरों में उसका महत्व बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब बोरेजिन कबीला अपने रहने की जगह बदल रहा था, तब तेमुजिन के पिता येसुगी उसे पीछे भूलकर चले गए थे। उस दौरान तेमुजिन की देखभाल दूसरे कबीले के सरदार द्वारा की गई थी। इसके कुछ समय बाद उस दूसरे कबीले के सरदार ने तेमुजिन को उस कबीले तक सुरक्षित और सकुशल पहुंचा दिया था। वहीं केवल 9 साल की उम्र में ही येसुगी तेमुजिन को लेकर उसके लिए लड़की ढूंढने चले गए थे। तेमुजिन की मां यह चाहती थी कि उसके बेटे की पत्नी भी उन्हीं के कबीले की कोई लड़की हो। उस दौर में कबीलों की यह परंपरा थी कि लड़की से शादी करने से पहले लड़के को लड़की के माता पिता के घर कुछ सालों तक सेवाएं और उपहार देने होते थे। इसी परंपरा के चलते तेमुजिन के पिता उपहार के तौर पर एक अतिरिक्त घोड़ा लेकर पूर्व की ओर चल पड़े, जहां पर तेमुजिन की मां होलन का कबीला रहता था। ऐसा कहा जाता है कि तेमुजिन के पिता येसुगी उसे घर से दूर केवल इसलिए नहीं ले गए थे ताकि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ सके। दरअसल तेमुजिन के पिता को यह मालूम था कि उनके मरने के बाद तेमुजिन और उसके सौतेले भाई बेक्टर के बीच कबीले के सरदार की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष होने की संभावना है। मगर तेमुजिन के मुकाबले येसुगी अपने बड़े बेटे बेक्टर को ज्यादा पसंद करता था। इसी कारण वो कबीले के सरदार की गद्दी बेक्टर के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। येसुगी की यह योजना थी कि वो तेमुजिन को पूर्व की ओर ले जाकर उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाएगा। दूसरी ओर तेमुजिन जब अपने पिता के साथ अपने लिए लड़की की तलाश में पूर्व की ओर गया, तो वो पहली बार ओनोन नदी के दूसरी ओर मौजूद दुनिया से रूबरू हुआ। तेमुजिन के ज्यादा से ज्यादा दूर ले जाकर छोड़ देना चाहते थे ताकि वो बेक्टर के साथ सरदार की गद्दी हासिल करने की लड़ाई न लड़े। मगर इसके बावजूद तेमुजिन के पिता उसे उसकी मां के कबीले तक नहीं ले गए। इसके बदले वो रास्ते में एक परिवार के पास रुके जिसकी बेटी रियो उम्र में तेमुजिन से 1 साल बड़ी थी। तेमुजिन और रियो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे और दोनों के माता पिता उनकी शादी करने के लिए राजी भी हो गए। उस समय की परंपरा के अनुसार तेमुजिन को रियो के माता पिता के साथ कुछ साल रहकर उनकी सेवा करके और उन्हें उपहार देकर खुश करना था। तेमुजिन के पिता येसुगी उसे रियो के माता पिता के घर छोड़कर वापस अपने कबीले की ओर रवाना हो गए। येसुगी जब अपने कबीले की ओर लौट रहा था तो उसने देखा कि तातार कबीले के कुछ लोग जश्न मना रहे थे। उस जश्न में बेहतरीन दावत का आयोजन भी किया गया था। ये वही तातार कबीला था जिसके योद्धा तेमुजिन उगे को मारकर येसुगी ने अपने बेटे का नाम तेमुजिन रखा था। येसुगी ये जानता था कि अगर तातार कबीले के लोग उसको पहचान लेंगे तो वो उन्हें जान से मार देंगे। इसके बावजूद उसने ये सोचा कि वो अपना भेष बदल कर वहां जाएगा और भोजन का आनंद लेकर अपने कबीले की ओर वापस लौट जाएगा। मगर जब येसुगी तातार कबीले के करीब पहुंचा तो उस कबीले के लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे जहरीला खाना खाने को दे दिया। जहरीला खाना खाने के बाद जब येसुगी की तबीयत बिगड़ने लगी तो वह जैसे तैसे तातार कबीले के चंगुल से निकलकर अपने कबीले की ओर निकल पड़ा। अपने कबीले में वापस पहुंचने तक येसुगी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कबीले में पहुंचते ही उन्होंने एक आदमी को भेजकर तेमुजिन को वापस बुलाने का आदेश दिया, लेकिन जब तक तेमुजिन वापस अपने पिता के पास पहुंचा तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। जब येसुगी की मौत हुई तो उस समय उसकी 2 बीवियां थीं और उन दोनों बीवियों से उसको 7 बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। इस कारण येसुगी का परिवार बेहद कमजोर पड़ चुका था। तेमुजिन के पिता का कबीला बोरेजिन उस वक्त ताइचुट कबीले के संरक्षण में चल रहा था, लेकिन जब तेमुजिन के पिता येसुगी की मौत हो गई तब ताइचुट कबीले ने येसुगी के परिवार की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। दरअसल उस दौर में मंगोलियाई कबीलों में यह परंपरा थी कि अगर कबीले के सरदार की मौत के बाद उसके परिवार में कोई योग्य पुरुष ना हो तो उस परिवार को कबीले से अलग कर दिया जाता था। ताइचुट कबीला येसुगी के परिवार के 9 सदस्यों का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना चाहता था। येसुगी के परिवार में तेमुजिन और बेक्टर समेत सभी सदस्य बेहद कम उम्र के थे और अपना खाना पीना जुटाने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए अगर ताइचुट कबीला उन्हें अपने साथ रखता तो उन्हें उनके लिए भी खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कबीला इलाकों में खाने पीने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता था। इसी कारण ताइचुट कबीले ने येसुगी के परिवार को कबीले से अलग कर दिया। बाकी का कबीला जब येसुगी के परिवार को छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहा था तब पूरे कबीले में केवल एक बूढ़े आदमी को छोड़कर किसी ने भी अपने पुराने सरदार
येसुगी के परिवार की मदद करने की कोशिश नहीं की। जब उस बूढ़े आदमी ने कबीले के बाकी लोगों से कहा कि वो अपने पुराने सरदार के परिवार को पीछे छोड़कर अच्छा नहीं कर रहे, तो कबीले के कुछ नौजवानों ने उसकी पिटाई कर दी। नौजवानों की पिटाई से बूढ़े आदमी को काफी चोटें आई और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर तेमुजिन, जिसकी उम्र उस समय लगभग 10 वर्ष रही होगी, उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब नौजवान लड़के उस बूढ़े आदमी को मार रहे थे, तब तेमुजिन ने जाकर उसकी सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो बहुत कमजोर था, इसीलिए उसकी सारी कोशिशें बेकार रही। तेमुजिन को इस बात का बेहद अफसोस था कि वो उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर सका। तो चलिए इसी के साथ अपने अगले एपिसोड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कमजोर और असहाय बच्चा तेमुजिन शक्ति और सत्ता हासिल करता है। जब भी किसी परिवार को कबीले से अलग कर दिया जाता था, तो अक्सर ऐसा देखा जाता था कि वो परिवार उत्तरी मंगोलिया के खतरनाक हालातों में जीवित नहीं रह पाता था। मगर तेमुजिन की मां होलन ने इन मुश्किल हालातों में जबरदस्त बहादुरी दिखाई और अपने परिवार को न केवल जिंदा रखा, बल्कि उन्हें मजबूत भी बनाया। अपने 5 छोटे छोटे भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए होलन रोज नदी के किनारे शिकार ढूंढती और अपने बच्चों का पेट भरती थी। धीरे धीरे अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने में तेमुजिन भी अपनी मां की मदद करने लगा। तेमुजिन ने लकड़ी के तीरों की नोक पर नुकीली हड्डियों को लगाकर मैदानों में चूहों का शिकार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे होलन के बच्चे बड़े होने लगे, उन्होंने बड़े बड़े शिकार करना शुरू कर दिया। अब होलन के परिवार की खाना जुटाने की समस्या काफी हद तक सुलझ चुकी थी। लोग आज भी अक्सर इस बात को जानकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे कबीले से निकाला गया बंजारा लड़का मंगोल दुनिया का महान खान बनकर उभरा। मगर शायद तेमुजिन का कठिन बचपन और उसके बचपन के हालातों ने ही उसे इतना मजबूत बनाया, जिसकी बदौलत वो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाया। एक बार जब तेमुजिन अपने भाइयों के साथ मछली पकड़ने गया, तो उसके हाथ एक मछली लग गई। मगर तेमुजिन ने जो मछली पकड़ी थी, उसे उसके बड़े भाई बेक्टर ने उससे छीन लिया। जब तेमुजिन ने अपने बड़े भाई बेक्टर की शिकायत अपनी मां से की, तो उसकी मां ने भी बेक्टर की तरफदारी की। दरअसल उस दौर के मंगोलिया के कबीलों में यह परंपरा थी कि एक परिवार में जिस पुरुष की उम्र सबसे ज्यादा होती थी, घर में उसी की बात मानी जाती थी और वही परिवार का मुखिया होता था। इस तरह से बेक्टर अपने पिता की मौत के बाद अपने परिवार में सबसे वरिष्ठ सदस्य था। तेमुजिन को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, जिससे उसके मन में असंतोष पैदा हो गया। इसके चलते उसकी अपने सौतेले बड़े भाई बेक्टर के साथ अक्सर लड़ाइयां होने लगी। जब भी तेमुजिन और बेक्टर की लड़ाई होती, तो तेमुजिन की मां बेक्टर की तरफदारी किया करती थी। बेक्टर और तेमुजिन जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनके बीच की तकरार भी बढ़ने लगी। तेमुजिन जानता था कि उसे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने रास्ते से अपने बड़े भाई बेक्टर को हटाना होगा। वो यह तय कर चुका था कि वो अपने सौतेले बड़े भाई बेक्टर की हत्या करेगा। तेमुजिन की इस योजना में उसका छोटा भाई खसर भी उसका सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। तेमुजिन और खसर दोनों ही होलन के बेटे थे और आपस में सगे भाई थे। तेमुजिन और खसर अपने बड़े भाई बेक्टर को मारने की योजना बनाकर उसकी हत्या करने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि बेक्टर एक टीले पर बैठकर मैदानों की ओर देख रहा है। दोनों भाई बेहद होशियारी के साथ घास में छिपकर पीछे से उस पर आक्रमण करने पहुंचे। बेक्टर के पास पहुंचकर दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। जब बेक्टर केवल थोड़ी दूरी पर था, तब दोनों भाइयों ने उसके ऊपर तीरों से हमला कर दिया। तेमुजिन ने बेक्टर की पीठ पर तीर मारा और खसर ने उसके सीने पर। अपने बड़े भाई को मारने की यह घटना तेमुजिन के जीवन की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक थी। यह एक ऐसी घटना साबित हुई जिसने तेमुजिन के जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। तेमुजिन की मां को जब इस घटना का पता चला, तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। तेमुजिन की मां को पहले से ही इस बात का डर था कि अपने हाथ में खून का काला थक्का लेकर पैदा होने वाला उनका बेटा अमंगल और अशुभ काम कर सकता है। वहीं तेमुजिन ने जब अपने बड़े भाई बेक्टर की हत्या की, तो होलन का यह डर हकीकत में तब्दील हो गया। अभी तक होलन के परिवार को केवल कबीले से निकाला गया था, लेकिन उन्हें अपराधियों की नजर से कभी देखा नहीं जाता था। मगर तेमुजिन द्वारा बेक्टर की हत्या के बाद यह तस्वीर पूरे तरीके से बदल गई। तेमुजिन अपने परिवार के साथ जिस इलाके में रहता था, उस पर ताइचुट कबीले का अधिकार था, जिसने तेमुजिन परिवार को अब अपराधी घोषित कर दिया था। अपने सौतेले बड़े भाई की हत्या करने के बाद जब तेमुजिन को यह पता चला कि ताइचुट कबीला उसे ढूंढ रहा था, तो वो पहाड़ों में जाकर छिप गया। मगर तेमुजिन की यह कोशिश असफल साबित हुई और वो ताइचुट कबीले के हाथ लग गया। ताइचुट कबीला जहां रहता था, वहां कई सारे कैदियों के परिवारों को भी रखा जाता था, जिनसे मजदूरी का काम करवाया जाता था। ताइचुट कबीले के कुछ नेताओं का यह मानना था कि तेमुजिन को मौत की सजा देनी चाहिए, लेकिन इस बात पर कबीले के सभी नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी। इसीलिए जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं तय हो जाता, तब तक तेमुजिन को कुछ दिनों के लिए एक कैदी परिवार के साथ रखने का आदेश दिया गया। तेमुजिन जिस कैदी परिवार के साथ रहता था, उन्होंने उसकी बहुत सहायता की। एक रात तेमुजिन ने बेहद चालाकी के साथ ताइचुट कबीले के चंगुल से भागने की योजना बनाई।
मगर उसके गले में एक लोहे का पट्टा डला हुआ था, जिसकी वजह से उसका भागना नामुमकिन था। तब उस कैदी परिवार ने तैमुजिन के गले में बंधे पट्टे को तोड़कर आग में जला दिया, जिसकी वजह से वो ताइचुट कबीले के चंगुल से बचकर भाग निकला। ताइचुट के कबीले से बचकर निकलना तैमुजिन की जिंदगी की एक और महत्वपूर्ण घटना थी। एक ऐसा कैदी परिवार जिनसे उसका कोई रिश्ता नहीं था, उन्होंने उसकी जान बचाने में मदद की। वहीं दूसरी ओर ताइचुट का कबीला था, जिसके साथ उसके खानदानी रिश्ते होने के बावजूद वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अपनी जिंदगी की इस घटना से तैमुजिन के अंदर यह विश्वास पैदा हो गया कि अपने रिश्तों और परिवार के बाहर भी लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। इसके साथ ही उसके मन में उच्च वर्ग के लोगों के खिलाफ अविश्वास की भावना भी जाग गई। अपने सौतेले बड़े भाई बेक्टर को मारने के बाद तैमुजिन ने सोचा था कि उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उसे एक अपराधी घोषित कर दिया गया था और ताइचुट का कबीला उसकी जान के पीछे पड़ा था। ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए आखिर कैसे यह लड़का मंगोलों का महान चंगेज खान बन सकता है, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। लेकिन शायद इन्हीं कठिन हालातों में तैमुजिन की सफलता के बीज छिपे थे, जिनकी मदद से वो मंगोलों का महान चंगेज खान बना। सबसे पहले जब तैमुजिन के परिवार को ताइचुट कबीले से निकाला गया था, तब उसे संबंधों का महत्व पता चला। इस घटना से तैमुजिन को बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे उसने आगे चलकर नए संबंध स्थापित करने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इसके बाद जब एक अनजान परिवार ने ताइचुट कबीले से जान बचाने में उसकी मदद की, तो उसने ये सीखा कि आपसी रिश्ता और खानदान के बाहर भी लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। आमतौर पर मंगोल कबीलों में अपने खानदान और रिश्तों के बाहर के लोगों को दुश्मन माना जाता था, इसीलिए उनके साथ संबंध नहीं रखे जाते थे। लेकिन तैमुजिन ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने अपने रिश्तों के बाहर भी लोगों पर भरोसा करना और उनसे संबंध स्थापित करने की सीख हासिल की। तैमुजिन ने ताकतवर लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित करने की शुरुआत जमुखा नाम के एक लड़के के साथ की, जो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था। जमुखा का परिवार अक्सर ओनोन नदी के किनारे रहने आया करता था, जहां तैमुजिन भी अपने परिवार के साथ रहता था। जमुखा जादरान कबीले का सदस्य था और जादरान कबीले के लोग तैमुजिन के पिता के दूर के रिश्तेदार थे। धीरे धीरे जमुखा और तैमुजिन के बीच इतने गहरे संबंध कायम हो गए कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाने लगे। हालांकि कुछ वर्षों के बाद जमुखा के परिवार ने ओनोन नदी के किनारे आना बंद कर दिया, जिस वजह से जमुखा और तैमुजिन कई सालों तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए। लेकिन बचपन में स्थापित किया गया यह संबंध बेहद मजबूत साबित हुआ। दोनों के बीच का यह संबंध आगे चलकर तैमुजिन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी मुसीबत भी लाने वाला था। सन 1178 तक तैमुजिन की उम्र 16 साल हो चुकी थी। वो ताइचुट कबीले से बचकर रह रही अपनी मां के पास वापस आ चुका था, जो दूर के इलाके में अकेले अपने परिवार के साथ रह रही थी। तैमुजिन ने 7 सालों तक अपनी होने वाली पत्नी बोर्टे को नहीं देखा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो बोर्टे को दोबारा खोज निकालेगा। अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढने के लिए तैमुजिन अपने छोटे सौतेले भाई बेलगुटेई के साथ पूर्व की ओर निकल पड़ा। आखिरकार तैमुजिन ने बोर्टे के पिता का ठिकाना ढूंढने में सफलता हासिल कर ली। जब तैमुजिन अपनी होने वाली पत्नी बोर्टे के घर पहुंचा, तो उसे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि बोर्टे अब तक उसका इंतजार कर रही थी। बोर्टे की उम्र उस वक्त लगभग 17 या 18 साल थी और उसकी उम्र में लड़कियों की शादी अक्सर हो जाया करती थी। मगर बोर्टे को इस बात का यकीन था कि तैमुजिन उसे लेने एक दिन जरूर आएगा। बोर्टे के पिता को तैमुजिन और ताइचुट कबीले के बीच हुए टकराव के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तैमुजिन को बोर्टे के लिए एक अच्छा लड़का पाया और उनकी शादी को मंजूरी दे दी। शादी के बाद तैमुजिन अपने छोटे भाई बेलगुटी और नई पत्नी बोर्टे के साथ वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। उस समय की परंपरा के हिसाब से जब भी मंगोलियाई कबीलों में कोई लड़की शादी के बाद लड़के के घर जाती थी, तो वो अपने सास और ससुर के लिए एक एक कपड़े का जोड़ा लेकर आती थी। क्योंकि तैमुजिन के पिता की मौत हो चुकी थी, इसीलिए बोर्टे अपने पति तैमुजिन के लिए मध्य एशिया के मैदानों के सबसे कीमती फर से बना हुआ कोट लेकर आई थी। मध्य एशिया के कबीलों के बीच शादी में बड़े बड़े तोहफे देना मुमकिन नहीं था, लेकिन उस वक्त उच्च गुणवत्ता के कपड़ों की काफी कीमत हुआ करती थी और समाज में अच्छे कपड़ों की अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। आमतौर पर बोर्टे द्वारा दिए गए इस कोट को तैमुजिन अपने पिता को देता, लेकिन उसके पिता की मौत हो चुकी थी, इसीलिए तैमुजिन ने इस कोट का इस्तेमाल एक नया संबंध स्थापित करने के लिए किया। उसने बोर्टे द्वारा दिया गया कोट ओंग खान को देने का फैसला किया। ओंग खान तैमुजिन के पिता येसुगी का पुराना दोस्त था, लेकिन अब उनके संबंध टूट चुके थे। तैमुजिन ने ओंग खान को कोट का तोहफा देकर पुराने संबंधों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। तैमुजिन को उम्मीद थी कि ओंग खान के साथ दोस्ती बढ़ाकर वो अपने परिवार के लिए सुरक्षा हासिल कर सकता था और अपने संबंध बढ़ा सकता था, और तैमुजिन अपने प्रयास में सफल भी रहा। ओंग खान केरिट कबीले का सदस्य था, जो मध्य एशिया के मैदानों के सबसे बेहतरीन इलाकों में रहता था। दूसरे मंगोलियाई कबीलों के मुकाबले केरिट कबीला बिखरा हुआ नहीं, बल्कि एकजुट होकर रहता था। केरिट कबीले के भीतर कई छोटे छोटे कबीले एक साथ और एक ही खान के नेतृत्व में रहा करते थे। इस वजह से मध्य एशिया के मैदानों में केरिट एक बहुत ताकतवर कबीला माना जाता था। ओंग खान इस केरिट कबीले का सरदार था। तैमुजिन जब उसके पास कोट लेकर पहुंचा,
तो उसने उस तोहफे को बेहद खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। ओंग खान की तेमुजिन के पिता के साथ एक समय बहुत गहरी दोस्ती थी। तेमुजिन के पिता के साथ उन्होंने कई युद्ध लड़े थे और कई दफा दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। ओंग खान ने तेमुजिन को अपने कबीले में अपने बेटे की तरह शामिल होने का प्रस्ताव दिया। वो तेमुजिन को स्थानीय नेता बनने का मौका देने को भी तैयार था, लेकिन तेमुजिन ने सबको हैरान करते हुए ओंग खान के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तेमुजिन ने कहा कि वो ओंग खान से केवल अपने परिवार की सुरक्षा की उम्मीद करता है और उनके कबीले के साथ अपने संबंध कायम रखना चाहता है। केरेट कबीले के साथ सुरक्षा का समझौता करके तेमुजिन ने अब तक अपनी जिंदगी की लगभग सभी मुसीबतों को खत्म कर दिया था। उसे अब ताइचुट कबीले से किसी प्रकार का खतरा नहीं था, क्योंकि मध्य एशिया के 3 सबसे अधिक ताकतवर कबीलों में से एक कबीला केरेट भी था। इस तरीके से मध्य एशिया के मैदानों पर अब सबसे अधिक ताकतवर कबीलों में से एक का सहयोग तेमुजिन को हासिल हो चुका था। वो वापस अपने परिवार के पास पहुंच गया, जहां वो कुछ समय अपनी पत्नी बोटे के साथ बिताना चाहता था। तेमुजिन के लिए ये एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उसके जीवन में अब किसी प्रकार की बड़ी चिंता नहीं थी। मगर यदि तेमुजिन ये सोच रहा था कि उसकी जिंदगी की मुसीबतें खत्म हो गई हैं, तो ये शायद उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। चलिए अपने अगले एपिसोड में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तेमुजिन को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि तेमुजिन शायद अपने कबीले का सरदार बने रहकर भी खुश रह सकता था, लेकिन मंगोलियाई कबीलों के लगातार आपस में लड़ते रहने की आदत के कारण यह मुमकिन नहीं हो सका। ओंग खान से अपनी सुरक्षा का सौदा करने के बाद तेमुजिन अपने परिवार के साथ शांति से रहने एक दूर इलाके में चला गया, मगर यहां भी मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि तेमुजिन के पिता ने उसकी मां होलन का अपहरण मर्केट कबीले से करने के बाद उससे शादी कर ली थी। अब यही मर्केट कबीला उस अपहरण का बदला लेने के लिए तैयार था और अपनी नजर तेमुजिन के परिवार पर जमाए बैठा था। मगर उनकी नजर होलन पर नहीं, बल्कि तेमुजिन की नई पत्नी बोटे पर थी। तेमुजिन का केरेट कबीले के साथ रहने के बजाय अकेले मध्य एशिया के मैदानों में रहने का फैसला शायद उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था। तेमुजिन का परिवार अब बड़ा हो चुका था और उसमें उसकी नई पत्नी बोटे के अलावा उसकी मां होलन, छोटा भाई खसर, सौतेला भाई बेलगुटी, बेलगुटी की मां सोचिगेल और एक अनजान बूढ़ी उम्र की औरत शामिल थी। इसके अलावा उनके साथ बोरचू और जेल में नाम के 2 युवक भी रहते थे। एक दिन सुबह खेर लेन नदी के किनारे जब तेमुजिन का परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तब मर्केट कबीले का एक झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मर्केट कबीला 18 साल बाद होलन के अपहरण का बदला लेने आया था। जैसे ही मर्केट कबीला तेमुजिन के परिवार के नजदीक पहुंचा, उनके घोड़ों की टापों की आवाज ने तेमुजिन के परिवार को जगा दिया। तेमुजिन ने जल्दबाजी में अपने साथ अपनी मां, बहन और 6 साथियों को लिया और वहां से भाग निकला। मगर मर्केट कबीले से बचने की जल्दबाजी में वो अपनी पत्नी बोटे, सौतेले भाई की मां सोचिगेल और बूढ़ी औरत को पीछे छोड़कर चला गया। जहां तेमुजिन का परिवार रुका हुआ था, वहां पर खुले मैदान होने के कारण किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं हो सकती थी। तेमुजिन उत्तर की ओर भागते हुए पहाड़ों में जाकर छिप गया। दूसरी तरफ तेमुजिन के जाने के बाद मर्केट कबीले ने उसकी पत्नी बोटे समेत 3 औरतों को अपने कब्जे में ले लिया और उनका अपहरण करके अपने साथ ले गए। मर्केट कबीले से बचकर तेमुजिन जब उत्तर की पहाड़ों पर पहुंचा, तो उसने सबसे पहले उन पहाड़ों का अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं से तेमुजिन ने पहाड़ों को अपना देवता मानकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। लगातार 3 दिन तक अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों, सूरज और धरती की पूजा करने के बाद तेमुजिन को अब एक बेहद अहम फैसला लेना था, जिससे उसकी जिंदगी की दिशा तय होने वाली थी। उसके सामने अब 2 रास्ते थे। या तो वो वापस मैदानों में जाकर दोबारा से अपनी पुरानी शांतिपूर्ण जिंदगी जीने की कोशिश करे, मगर ऐसा करने से उस पर मर्केट या स्पेन के कबीले के हमला करने का खतरा फिर भी बना रहता। वहीं उसके पास दूसरा रास्ता यह था कि वो मर्केट कबीले से लड़ाई करके अपनी पत्नी बोटे को वापस ले आए। तेमुजिन ने दूसरा रास्ता चुना और मर्केट कबीले से लड़ने का फैसला किया। अपनी पत्नी बोटे को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। तेमुजिन को जिंदगी एक नई दिशा पर ले जाने वाली थी। पहाड़ों से निकलकर तेमुजिन सबसे पहले ओंग खान के पास पहुंचा और उससे अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करने के लिए मदद की गुजारिश की। जब तेमुजिन ओंग खान के पास अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करने के लिए मदद मांगने पहुंचा, तो ओंग खान उसकी मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गए। तेमुजिन ये जानता था कि ओंग खान और मर्केट कबीले के बीच पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए उसने इस बात का फायदा उठाया। दूसरी ओर ओंग खान को भी अपने पुराने दुश्मन मर्केट कबीले पर हमला करने का एक और मौका मिल रहा था। मर्केट कबीले के खिलाफ लड़ाई के लिए ओंग खान ने तेमुजिन को जादरान कबीले से मदद मांगने भेजा। तेमुजिन का पहला दोस्त जामुखा इसी जादरान कबीले का सदस्य था। जामुखा ने जादरान कबीले के खान को ओंग खान के साथ मर्केट कबीले पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। इस तरह पहली बार जामुखा और तेमुजिन एक साथ जंग के मैदान में उतरने वाले थे। पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद अपने दोस्त जामुखा और ओंग खान की सेनाओं के साथ तेमुजिन ने मर्केट कबीले पर छिपकर हमला कर दिया। मर्केट कबीले के लोग इस हमले से सहम गए और ज्यादातर लोग वहां से भाग निकले। मर्केट कबीले के लोगों के भागने के बाद कई हमलावर
कबीले के सामान की लूटपाट में लग गए, लेकिन तैमूजिन की नजरें सिर्फ अपनी पत्नी बोर्टे को ढूंढ रही थी। तैमूजिन ने मर्केट कबीले के हर टेंट में जाकर देखा, लेकिन उसे बोर्टे कहीं भी दिखाई नहीं दी। दरअसल अपहरण के बाद बोर्टे की शादी मर्केट कबीले के एक बड़े अधिकारी से कर दी गई थी। वो अधिकारी बोर्टे को एक बैलगाड़ी में लेकर वहां से भाग निकला था। अपने घोड़े पर सवार तैमूजिन जब बोर्टे का नाम चिल्लाते हुए जंगलों में उसे ढूंढ रहा था, तब बोर्टे ने उसकी आवाज पहचान ली और बैलगाड़ी से कूद गई। मर्केट कबीले के लोग पहले से ही अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, इसीलिए किसी ने भी बोर्टे को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बोर्टे भागते हुए जंगल में उस जगह पहुंच गई जहां से तैमूजिन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस तरह आखिरकार तैमूजिन ने अपनी पत्नी बोर्टे को दोबारा हासिल कर लिया। हालांकि तैमूजिन मर्केट कबीले द्वारा अपहरण करके ले जाई गई अपने परिवार की अन्य 2 महिलाओं को नहीं ढूंढ सका। मर्केट कबीले के खिलाफ एक सफल अभियान के बाद तैमूजिन अपने पुराने दोस्त जामुखा के साथ रहने लगा। जामुखा ने तैमूजिन को अपने कबीले में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपने बाद कबीले का दूसरा सबसे बड़ा नेता बनाया। जामुखा तैमूजिन को अपने छोटे भाई की तरह सम्मान देता था। कुछ दिनों तक तो तैमूजिन और जामुखा के बीच संबंध अच्छे रहे, लेकिन तैमूजिन को किसी के भी अधीन रहना पसंद नहीं था। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जामुखा उसे अपना छोटा भाई माने। तैमूजिन बराबरी चाहता था और इसी बराबरी की चाह जामुखा और तैमूजिन के बीच के रिश्तों में दरार पैदा करने लगी। सन 1181 में सर्दियां गुजरने के बाद जामुखा ने अपने कबीले के लोगों को यह आदेश दिया कि गर्मियों के लिए वो दूसरे मैदानों की ओर जाएंगे। आमतौर पर जब भी वो कबीला एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो सबसे आगे जामुखा अपना घोड़ा लेकर चलता था और उसके साथ तैमूजिन भी अपने घोड़े के साथ उसकी बराबरी पर चलता था। लेकिन इस बार जब गर्मियों के लिए वो कबीला दूसरे मैदानों की ओर जा रहा था तो जामुखा ने तैमूजिन से कहा कि वो उसकी बराबरी पर चलने के बजाय अपना घोड़ा उसके पीछे लेकर चले। ये बात तैमूजिन के दिल को कचोट गई और वो गुस्से में अपने परिवार के पास लौट गया। उसने अपनी मां होलन से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि तैमूजिन की मां होलन उसे कोई सलाह दे पाती, उसकी पत्नी बोर्टे ने उससे कहा कि ऐसी बेइज्जती सहने के बजाय उन्हें जामुखा के कबीले को छोड़कर अलग चले जाना चाहिए। तैमूजिन ने आखिर में बोर्टे की सलाह मान ली और कबीला छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। रात के अंधेरे में जब नदी के किनारे टेंट लगाकर सभी कबीले वाले सोए हुए थे, तब तैमूजिन अपने परिवार के साथ कबीला छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों को खबर हुई कि तैमूजिन कबीले का साथ छोड़ रहा है, तो उन्होंने भी तैमूजिन के साथ कबीला छोड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह रात के अंधेरे में तैमूजिन अपने परिवार और नए साथियों के साथ जामुखा के कबीले को छोड़कर चल दिया। इस घटना के बाद से तैमूजिन और जामुखा के बीच एक लंबी दुश्मनी की शुरुआत हो गई, जो अगले 20 सालों तक लगातार चलती रही। आने वाले कुछ सालों में जामुखा और तैमूजिन दोनों के ही कबीलों का आकार बढ़ गया था और दोनों ही कबीलों में नए परिवार और कई छोटे छोटे कबीले शामिल हो चुके थे। जामुखा और तैमूजिन दोनों ही ये कोशिश कर रहे थे कि वो खुद को मंगोलों का नया सरदार यानी खान घोषित कर सकें। इस कोशिश में वो दोनों ज्यादा से ज्यादा मंगोल परिवारों और कबीलों को अपने कबीले में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। जामुखा और तैमूजिन दोनों ही ये चाहते थे कि तातर, केरीड और नैमन कबीलों की तरह वो भी मंगोलों को एकजुट करके एक ताकतवर कबीले की स्थापना कर सकें। सन 1189 की गर्मियों में जामुखा से 8 साल की लड़ाई के बाद 27 साल के तैमूजिन ने आखिरकार खुद को मंगोलों का सरदार यानी मंगोलों का खान घोषित कर दिया। इसके बाद तैमूजिन ने अपने सभी समर्थकों को नीली झील के पास एक मैदान में पारंपरिक बैठक के लिए न्योता दिया। मंगोल परंपराओं के अनुसार इस बैठक में लोगों की उपस्थिति उनके समर्थन का सूचक होती है, यानी इस बैठक में जितने भी लोग भाग लेने वाले थे वो सभी तैमूजिन के समर्थन में थे। यदि कोई मंगोल परिवार या कबीला इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा था तो इसका मतलब वो तैमूजिन को अपने खान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। हालांकि तैमूजिन द्वारा बुलाई गई इस पारंपरिक बैठक में बहुत ज्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ज्यादातर मंगोल कबीले के लोग अब भी जामुखा को अपना समर्थन दे रहे थे। तैमूजिन का कबीला मध्य एशिया के मैदानों के अन्य कबीलों के मुकाबले अभी बेहद छोटा था। इसके अलावा तैमूजिन का कबीला केरीड के खान ओंग खान के संरक्षण में ही रहता था। तैमूजिन ओंग खान को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए जब उसने खुद को मंगोलों का सरदार घोषित किया तो एक दूत को ओंग खान के पास भी भेजा। इस दूत के जरिए ओंग खान को तैमूजिन ने यह संदेश भिजवाया कि वो अब भी उनके प्रति वफादार है और अपने नए पद को संभालने के लिए उनका आशीर्वाद चाहता है। ओंग खान ने भी तैमूजिन को अपना समर्थन देने में कोई बुराई नहीं समझी। दरअसल ओंग खान तैमूजिन के साथ साथ जामुखा को भी अपना समर्थन दे रहे थे। ऐसा करके वो मंगोलों को आपस में लड़ाई रखना चाहते थे, जिससे वो एक शक्तिशाली कबीला न बन जाए। तैमूजिन अब तैमूजिन खान के नाम से जाना जाने लगा। ओंग खान से सहमति हासिल करने के बाद खान के तौर पर तैमूजिन ने अपने कबीले में बड़े बदलाव करना शुरू कर दिए। आमतौर पर दूसरे कबीलों में उनके सरदार का टेंट सारी शक्तियों का केंद्र होता था और सारे कामों के लिए अनुमति यहीं से जारी की जाती थी। लेकिन तैमूजिन ने अपने कबीले में बदलाव करते हुए हर काम के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त कर दिया। तैमूजिन के अंदर यह काबिलियत कूट कूट कर भरी हुई थी कि वो लोगों की क्षमताओं का आकलन करके उनको उस हिसाब से काम सौंप सकता था।
धीरे धीरे मंगोलों के बीच तैमुजिन की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उसके समर्थकों की संख्या में भी इजाफा होने लगा। मगर दूसरी ओर जामुखा के पास भी समर्थकों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी। सन 1190 में तैमुजिन के एक समर्थक ने जामुखा के किसी समर्थक की हत्या कर दी। जामुखा ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए तैमुजिन के कबीले पर हमला बोल दिया। तैमुजिन का कबीला जामुखा के कबीले के आगे टिक नहीं सका और बुरी तरह हार गया। वहीं तैमुजिन और उसके कबीले वालों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जामुखा ने तैमुजिन के कबीले से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। उसने तैमुजिन के कबीले के एक अहम अधिकारी की गर्दन काटकर उसे घोड़े की पूंछ से बांधकर सभी मंगोल कबीलों के बीच घुमाया। मंगोल परंपराओं में इसे घोर अपमान माना जाता था। इसके बाद बाकी के गिरफ्तार किए गए लोगों को जामुखा ने खौलते हुए तेल में डालकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जामुखा ने तैमुजिन के खिलाफ जंग जरूर जीत ली थी, लेकिन जंग जीतने के बाद भी जामुखा ने तैमुजिन के कबीले वालों के साथ जो सुलूक किया था, उससे जामुखा की छवि को बहुत नुकसान हुआ। ज्यादातर मंगोल परिवार और छोटे छोटे कबीले अब जामुखा की क्रूरता देखकर उससे डरने लगे थे। दूसरी तरफ तैमुजिन भले ही युद्ध हार गया था, लेकिन लोगों के मन में तैमुजिन के लिए सहानुभूति बढ़ गई थी। युद्ध में हारने के बाद भी कई मंगोल परिवार तैमुजिन से जुड़ने लगे थे। इस तरह तैमुजिन ने धीरे धीरे अपनी शक्तियां दोबारा हासिल कर ली। जब तैमुजिन की जामुखा के साथ एक मोर्चे पर लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान ओंग खान ने तैमुजिन को अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करने का एक बेहतरीन मौका दिया। सन 1195 में जब तैमुजिन की उम्र लगभग 33 साल की थी, तो ओंग खान ने उसे तातार कबीले पर आक्रमण करने का मौका दिया। ओंग खान के साथ मिलकर इस हमले में सफलता हासिल करके तैमुजिन मंगोलों के बीच अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और इज्जत को बढ़ा सकता था। तातारों पर हमला करने के लिए ओंग खान और तैमुजिन के साथ जुरचेन साम्राज्य के गोल्डन खान भी शामिल हो रहे थे। जुरचेन साम्राज्य गोबी रेगिस्तान के दक्षिण में मौजूद था और मंगोल कबीलों के मुकाबले ज्यादा सभ्य माना जाता था। पारंपरिक रूप से जुरचेन साम्राज्य तातार कबीले का सहयोगी रहा था, लेकिन वक्त के साथ जुरचेन साम्राज्य को लगने लगा था कि तातार कबीला ज्यादा मजबूत हो रहा है, जो जुरचेन कबीले के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से जुरचेन साम्राज्य के गोल्डन खान ने ओंग खान और तैमुजिन के साथ मिलकर तातार कबीले पर हमला करने की योजना बनाई थी। सन 1191 की सर्दियों में तातार कबीले पर तैमुजिन और उसके साथियों द्वारा किया गया हमला बेहद सफल साबित हुआ। चीन और जुरचेन साम्राज्य के बेहद नजदीक होने की वजह से तातार कबीले के पास अन्य मैदानी कबीलों के मुकाबले ज्यादा बेहतरीन व्यापार का सामान मौजूद था। व्यापारिक रूप से तातार कबीला इतना मजबूत था कि मंगोल कबीले के हमलावर उनके कबीले के लोगों के आभूषण और कपड़े देखकर हैरान रह गए। तैमुजिन और उसके मंगोल साथियों को तातार कबीले पर मिली जीत के बाद भारी मात्रा में लूट का सामान हासिल हुआ, जिससे वो आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हो गए। इसके बाद मंगोलों के बीच तैमुजिन की इज्जत भी बढ़ गई, जिसके बाद वो सैन्य रूप से भी मजबूत हो गया। मगर तातार कबीले पर हमले के दौरान तैमुजिन को यह एहसास हुआ कि जुरचेन साम्राज्य किस तरीके से अपने फायदे के लिए मंगोलिया के मैदानी कबीलों को आपस में लड़ाता रहता है। उसे यह बात समझ में आ गई कि आज जुरचेन साम्राज्य ने केरिट के साथ मिलकर तातार कबीले को पराजित कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि कल वो तातार कबीले के साथ मिलकर केरिट पर हमला बोल दे। तैमुजिन को पता था कि अगर इसी तरीके से लड़ाइयां जारी रही तो मंगोलिया के मैदानों में कभी भी शांति नहीं रह पाएगी और किसी भी कबीले की जीत एक अंतिम जीत नहीं हो पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से तैमुजिन के दिमाग में पहली बार मंगोलिया के मैदानों के बड़े कबीलों को एकजुट करके एक ताकतवर साम्राज्य बनाने का विचार आया। फिलहाल तातार कबीले की लूटपाट से तैमुजिन की शक्ति में कई गुना इजाफा हो चुका था। अपनी उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने अपने कबीले में दूसरे मंगोल परिवारों और छोटे छोटे लोगों को मिलाना शुरू कर दिया। अभी तैमुजिन का कबीला इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि वो नैमन या केरिट जैसे शक्तिशाली कबीलों के इलाके में अपनी शक्ति बढ़ा सके। इसीलिए इस दौरान तैमुजिन इन कबीलों के इलाकों से दूर अपनी शक्तियों में इजाफा करता रहा। तातार कबीले पर जीत के बाद तैमुजिन ने सबसे पहले जुरचिन नाम के एक मंगोल कबीले को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। जुरचिन कबीले ने पहले तो तातार कबीले पर लूट के दौरान तैमुजिन का साथ देने का वादा किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वो वादे से पलट गए थे। जब तैमुजिन तातार कबीले पर हमले के लिए गया हुआ था तो जुरचिन कबीले ने तैमुजिन के कबीले से जुड़े कुछ लोगों को मारकर लूटपाट भी की थी। तैमुजिन ने अब जुरचिन कबीले से बदला लेने की ठान ली थी। जुरचिन कबीला तैमुजिन के हमले के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाया और जल्द ही हार मान ली। मगर जुरचिन कबीले पर जीत हासिल करने के बाद तैमुजिन ने उस कबीले वालों के साथ जो व्यवहार किया उससे सभी हैरान रह गए। तैमुजिन ने जुरचिन कबीले के सरदार और हमले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी कबीले वालों को माफ कर दिया और उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लिया। जीतने वाला कबीला आमतौर पर हारने वाले कबीले के लोगों को नौकरों के तौर पर अपने कबीले में शामिल करता था, लेकिन तैमुजिन ने इस परंपरा को तोड़ते हुए जुरचिन कबीले के लोगों को अपने कबीले में बाकी सभी सदस्यों के बराबर हैसियत से शामिल किया। इसके अलावा
तेमुजिन ने जुर्चिन कबीले के एक बच्चे को गोद लिया और उसे पालने के लिए अपनी मां को दे दिया। तेमुजिन ने अपनी मां से कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण वो अपने बेटे की तरह करे। तेमुजिन ने यह परंपरा अपने पूरे जीवन में जारी रखी और वो जहां भी जीत हासिल करता वहां के लोगों को अपने कबीले में बराबरी के साथ शामिल करता। इसके बाद वो वहां के कुछ बच्चों को गोद लेकर अपने छोटे भाइयों की तरह पालता था। इस तरह हारे हुए कबीले के लोग तेमुजिन के साथ जुड़ने में अपनी बेइज्जती नहीं समझते थे और उसके प्रति वफादार भी रहते थे। तेमुजिन की नजर में दूसरे कबीलों को अपने साथ मिला लेना मंगोलिया के मैदानी कबीलों की हमेशा चलती रहने वाली आपसी लड़ाई को खत्म करने का इकलौता रास्ता था। तेमुजिन की शक्ति अब जामुखा के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन जामुखा अभी तेमुजिन को मंगोलों का सरदार मानने को तैयार नहीं था। जामुखा का मानना था कि तेमुजिन एक कबीले से भगाया हुआ बंजारा है, इसीलिए वो सरदार नहीं बन सकता। वहीं जामुखा के साथ मिलकर तेमुजिन के पुराने दुश्मन एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि तेमुजिन अपने दो पुराने दुश्मनों पर किस तरीके से जीत हासिल करता है। जामुखा की ही तरह ऐसे कई मंगोल कबीले थे जो ये मानते थे कि एक भगोड़ा होने की वजह से तेमुजिन मंगोलों का सरदार कभी नहीं बन सकता। ऐसी सोच रखने वाले सभी कबीले जामुखा के नेतृत्व में खड़े होने लगे। सन 1201 में जामुखा ने एक पारंपरिक बैठक बुलाई और खुद को मंगोलों का सरदार घोषित कर दिया। इस बैठक के बाद जामुखा ने केवल तेमुजिन को ही नहीं बल्कि ओंग खान को भी खुले युद्ध की चुनौती दे डाली। जामुखा जानता था कि जब तक ओंग खान की हार नहीं होगी तब तक तेमुजिन नहीं हारेगा। अगर वो ओंग खान और तेमुजिन दोनों को एक साथ हरा देगा तो वो मध्य एशियाई मैदानी कबीलों का इकलौता सरदार बन जाएगा। जामुखा को तेमुजिन और ओंग खान के खिलाफ इस लड़ाई के लिए ताइचुट जैसे कबीलों का साथ भी हासिल हो चुका था। ताइचुट वही कबीला था जिसने तेमुजिन को उसके सौतेले बड़े भाई बेक्टर की हत्या के बाद हिरासत में ले लिया था और हिरासत से भागने पर उसको जान से मारने के लिए कई दिनों तक ढूंढ रहा था। ताइचुट कबीले के अलावा भी जामुखा के साथ ऐसे कई छोटे छोटे कबीले जुड़ चुके थे। दूसरी ओर ओंग खान को जामुखा के द्वारा युद्ध के लिए दी गई चेतावनी अपने लिए एक बहुत बड़ा अपमान लगी। ओंग खान ने तय किया कि वो तेमुजिन के साथ खुद जाकर जामुखा के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। जब लड़ाई के लिए तेमुजिन और ओंग खान की सेनाएं जामुखा की सेनाओं के सामने पहुंची तो मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। ओंग खान और तेमुजिन की सेनाओं की संख्या जामुखा की सेना के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। ओंग खान और तेमुजिन की सेनाओं को देखकर जामुखा और उसके कई साथी घबरा गए और युद्ध के मैदान से भाग गए। अपने साथियों के भागने की वजह से जामुखा को भी युद्ध के मैदान से अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। ओंग खान ने जामुखा को पकड़ने का फैसला किया और तेमुजिन से कहा कि वो ताइचुट कबीले का मुकाबला करे। ताइचुट कबीले को हराना तेमुजिन के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ, मगर जल्द ही तेमुजिन की सेना ने ताइचुट कबीले की सेनाओं के इरादों को पस्त कर दिया, जिसके बाद ताइचुट कबीले के कई योद्धा मैदान छोड़कर भाग गए। तेमुजिन ने एक बार फिर अपनी दरियादिली दिखाई और हारे हुए ताइचुट कबीले के सरदार और अधिकारियों की हत्या करने के बाद बाकी सभी कबीले वासियों को अपने कबीले में शामिल कर लिया। हालांकि दूसरी तरफ जामुखा ओंग खान के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रहा। जामुखा दूर दराज के मैदानी इलाकों की ओर भाग गया और वहां जाकर नए कबीले वालों को अपने साथ जोड़ने लगा। मगर तेमुजिन और जामुखा के बीच एक अंतिम लड़ाई अब भी बाकी थी। सन 1202 में ओंग खान ने तेमुजिन को पूर्व की ओर तातार कबीले पर दोबारा हमले के लिए भेजा और खुद अपने पड़ोसी कबीले मर्केट पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तातार कबीले पर अपने दूसरे हमले के दौरान तेमुजिन ने एक नई रणनीति लागू की। आमतौर पर मध्य एशिया की सेनाएं लड़ाई में जीतने के बाद विरोधियों के खेमे में लूटपाट करने में जुट जाती थी और भागते हुए विरोधियों का पीछा नहीं करती थी। इसका नतीजा ये होता था कि ये विरोधी लौटकर दोबारा हमला करते थे। तेमुजिन ने इस दिक्कत को पहचाना और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जब तक पूरे तरीके से विरोधियों को नष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार की लूटपाट नहीं की जाएगी। पूरे तरीके से युद्ध जीतने के बाद लूट किए जाने का एक फायदा यह भी था कि लूट को एक व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा किया जा सकता था और तेमुजिन अपने हिसाब से उन्हें अपने समर्थकों के बीच बांट सकता था। तेमुजिन का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला था। अपने इस फैसले की वजह से आने वाले समय में वो अपने विरोधियों को पूरे तरीके से नष्ट करने वाला था। इसके अलावा तेमुजिन ने यह फैसला किया कि युद्ध में हासिल की गई लूट को वो अपने कबीले की विधवाओं और लावारिस बच्चों के बीच भी साझा करेगा। इस फैसले ने भी तेमुजिन की लोकप्रियता बढ़ाई और कबीले के सैनिक उसके प्रति ज्यादा वफादार हो गए। सैनिकों को अब यकीन हो गया था कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद भी तेमुजिन उनके परिवार का ख्याल रखेगा। तेमुजिन की सेना ने तातार कबीले को एक बार फिर करारी शिकस्त दी, ऐसी कि ज्यादातर तातारवासी मैदान छोड़कर भाग गए। तातार को तेमुजिन ने इतने बुरे तरीके से हराया था कि यह कबीला लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और तातार कबीले की अधिकतम जनसंख्या तेमुजिन के कब्जे में आ चुकी थी। तातार कबीला ताइचुट या स्पेन की तरह कुछ 100 परिवारों का कबीला नहीं था, बल्कि तातार कबीले में हजारों परिवार रहते थे। तेमुजिन के सामने तातार को अपने कबीले में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए तेमुजिन को अपने पूरे कबीले का सहयोग चाहिए था, जिसके लिए उसने खुद भी कुछ कड़े कदम उठाए।
तेमुजिन और उसके कबीले के अधिकारियों ने यह तय किया कि सभी तातार सरदारों और अधिकारियों की हत्या कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन सभी तातार पुरुषों को भी मौत की सजा सुनाई गई जिनकी लंबाई एक निश्चित मानक से ऊपर पाई गई थी। अब तक बोल्टे ही तेमुजिन की इकलौती पत्नी थी, लेकिन तातार कबीले को शामिल करने के बाद तेमुजिन ने तातार कबीले के कुछ परिवारों से संबंध रखने वाली येसुजिन और येसुगेई से भी शादी करने का फैसला किया। तातार पर जीत हासिल करने के बाद तेमुजिन के कुछ सैनिकों ने उसका आदेश भुला दिया और भागे हुए विरोधियों को पकड़ने के बजाय पहले लूटपाट में जुट गए। इस बात से तेमुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और अपने आदेश को गंभीरता से न लिए जाने की सजा के तौर पर उसने उन सैनिकों से सभी लूट का सामान छीन लिया और उन्हें आधा नंगा करके कोड़े मरवाए। तेमुजिन के इस व्यवहार से नाराज होकर कुछ सैनिक उसका साथ छोड़कर जामुखा से जा मिले। इधर तेमुजिन अपने कबीले में लगातार बदलाव ला रहा था और पारंपरिक तरीकों पर चलने के बजाय नई नई नीतियों को लागू कर रहा था। ऐसी ही एक नीति के तहत तेमुजिन ने अपने कबीले के हर इंसान के लिए सार्वजनिक सेवा करना अनिवार्य कर दिया। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सेना में अपनी सेवाएं नहीं दे सकता तो उस व्यक्ति को किसी और प्रकार से सार्वजनिक सेवा देनी होगी। तातार, स्पेन और जेरकिन कबीले को हराने के बाद तेमुजिन अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था और मध्य एशियाई मैदानों की महत्वपूर्ण शक्तियों में उसकी गिनती होने लगी थी। ओंग खान ने यह नहीं सोचा था कि तातार पर जीत के बाद तेमुजिन की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब तेमुजिन की अगली चुनौती के रूप में उसके पिता समान ओंग खान खड़े होने वाले थे। ओंग खान के साथ उनका पुराना दुश्मन जामुखा फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार था। तो चलिए अब अपने अगले एपिसोड की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि तेमुजिन ओंग खान और जामुखा की चुनौती से कैसे निपटता है। तेमुजिन द्वारा तातार कबीले पर कब्जा किए जाने के बाद अब मध्य एशिया के मैदानों में केवल दो शक्तिशाली कबीले रह गए थे। पश्चिम की ओर तायंग खान के नेतृत्व में नैमन कबीला मौजूद था और दूसरी ओर ओंग खान के नेतृत्व में किरीट कबीला बचा था। किरीट कबीले के सरदार ओंग खान की उम्र हो चली थी और ओंग खान के बाद कौन किरीट कबीले की कमान संभालेगा यह तय नहीं था। किरीट कबीले के सरदार ओंग खान का बेटा इतना योग्य नहीं था कि वो कबीले की कमान संभाल सके। इसके अलावा वो कबीले के लोगों के बीच इतना लोकप्रिय भी नहीं था। तेमुजिन ने समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की और अपने बेटे जोची का विवाह ओंग खान की बेटी से करने का प्रस्ताव किरीट कबीले के पास भेजा। अगर ओंग खान तेमुजिन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो ओंग खान के बाद तेमुजिन किरीट कबीले का सरदार बन सकता था। मगर ओंग खान ने तेमुजिन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को अपने लिए एक अपमान के तौर पर देखा। भले ही तेमुजिन ओंग खान को अपने पिता के समान मानता हो और कई दफा उनकी मदद भी कर चुका हो, लेकिन अब भी वो उनकी नजरों में एक भगोड़ा अपराधी था जिसको उन्होंने एक काबिल योद्धा बनाया था। ओंग खान के बेटे ने भी तेमुजिन के इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया और अपने पिता से कहा कि वो तेमुजिन के प्रस्ताव को ठुकरा दे, और ओंग खान ने भी ऐसा ही किया। मगर जल्द ही ओंग खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। ओंग खान ये जानता था कि तेमुजिन इस समय मध्य एशिया के मैदानों का सबसे काबिल सैन्य अधिकारी था, जिसकी सेना से टक्कर लेना ठीक नहीं रहेगा। तेमुजिन से सीधी दुश्मनी लेने के बजाय ओंग खान ने जालसाजी के जरिए तेमुजिन को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। ओंग खान ने तेमुजिन को दोबारा एक संदेश भिजवाया और कहा कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है और वो अपनी बेटी की शादी तेमुजिन के बेटे के साथ करने के लिए तैयार है। रिश्ता पक्का करने के लिए ओंग खान ने तेमुजिन को अपने कबीले में दावत के लिए बुलाया। ओंग खान की योजना थी कि वो दावत में आने के बाद तेमुजिन को मौत के घाट उतार देगा। उधर ओंग खान को तेमुजिन अपने पिता के समान समझता था और उसे उम्मीद थी कि वो उसे धोखा नहीं देंगे। वो केवल कुछ सैनिकों के साथ किरीट कबीले की ओर रवाना हो गया। जब किरीट कबीले से उसकी दूरी केवल एक दिन की रह गई थी, तब उसको खबर मिली कि ओंग खान दावत पर बुलाकर उसकी हत्या करना चाहता है। ये जानकर तेमुजिन तुरंत कुछ साथियों के साथ वापस अपने कबीले की ओर रवाना हो गया, मगर उसे डर था कि किरीट कबीले की फौज उसका पीछा कर सकती है। इसीलिए उसने अपने कुछ सैनिकों को उसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर उसने अपना खेमा लगाया था। इस तरीके से तेमुजिन को भागने के लिए कुछ समय मिल गया। बिना रुके कई दिनों तक तेमुजिन और उसके साथी भूखे प्यासे अपने घोड़ों को दौड़ाते रहे। आखिरकार तेमुजिन और उसके साथियों ने एक झील के किनारे रुकने का फैसला किया। यहां से तेमुजिन ने को एकत्रित होने का संदेश भिजवाया और उनसे किरीट कबीले पर हमला करने की तैयारी करने को कहा। दूसरी तरफ ओंग खान को यकीन था कि अब तक उसकी सेना ने तेमुजिन को पूरब की ओर खदेड़ दिया होगा और उसके योद्धाओं को भी नष्ट कर दिया होगा। अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए ओंग खान ने जामुखा को अपने कबीले में एक दावत के लिए आमंत्रित किया। पूरे किरीट कबीले में जश्न का माहौल था। उधर तेमुजिन ने भी अपनी फौज दोबारा एकत्रित कर ली थी और बिना रुके दिन रात अपने घोड़े दौड़ाते हुए किरीट कबीले की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही तेमुजिन की फौज ने किरीट कबीले को चारों ओर से घेर लिया। 3 दिन तक तो किरीट कबीले की सेनाओं ने डटकर तेमुजिन का मुकाबला किया, लेकिन इसके बाद वो कमजोर पड़ने लगे। जामुखा अपनी जान बचाने के लिए पश्चिम की ओर गया, जहां उसने नैमन कबीले में शरण हासिल कर ली। वहीं दूसरी ओर किरीट कबीले के सरदार ओंग खान ने भी अपनी जान बचाने के लिए नैमन कबीले की ओर जाने की कोशिश की, मगर नैमन कबीले की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उसके पास कोई भी सैनिक जिंदा नहीं बचा था। नैमन कबीले की सीमा पर पहुंचकर जब उसने भीतर घुसने की कोशिश की तो सीमा पर खड़े सैनिक ने इस बात पर यकीन ही नहीं किया
कि फकीरों के जैसा दिखने वाला एक कमजोर बूढ़ा आदमी केरिट कबीले का सरदार हो सकता है। झूठ बोलने का आरोप लगाकर सीमा पर खड़े सैनिक ने औंग खान की हत्या कर दी। तैमुजिन अब मध्य एशिया के मैदानी कबीलों की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन चुका था। उसके सामने अब केवल नैमन कबीला ही बचा था। हालांकि नैमन कबीले के पास भारी संख्या में योद्धा मौजूद थे, जिनकी संख्या तैमुजिन के योद्धाओं से कहीं ज्यादा थी। अगर तैमुजिन मध्य एशिया के कबीलों को एक झंडे के नीचे एकजुट करना चाहता था, तो उसकी राह में केवल नैमन कबीला बाधा बनकर खड़ा था। मंगोलिया के मैदानों पर कब्जा करने के लिए अंतिम युद्ध सन 1204 में शुरू हुआ। इस युद्ध में तैमुजिन ने पहली बार 10-10 सैनिकों के गुटों में अपनी सेना को बांटने की तकनीक का इस्तेमाल किया। क्योंकि नैमन की सेना तैमुजिन की सेना के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए तैमुजिन के लिए नैमन की सेना को सीधे आक्रमण के जरिए हराना लगभग नामुमकिन था। तैमुजिन की सेना नैमन की सेना के सामने एक पहाड़ी पर तैनात थी। तैमुजिन ने नैमन की सेना के हौसले पस्त करने के लिए अपने सभी सैनिकों को रात में 5 आग जलाने का आदेश दिया। रात को जब नैमन की सेना ने पहाड़ी की ओर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने एक विशाल सेना खड़ी है। इसके बाद युद्ध शुरू होने पर तैमुजिन ने छोटे छोटे हमले करके नैमन की सेना को कमजोर करने की योजना बनाई। तैमुजिन ने सुबह का सूरज निकलने से पहले अपने 10-10 सैनिकों का झुंड भेजकर नैमन की सेना पर हमला शुरू कर दिया। इन हमलों से नैमन की सेना लगातार कमजोर पड़ती गई। इस युद्ध में तैमुजिन ने पारंपरिक तकनीकों और अपने नए तरीकों का एक गठजोड़ बनाकर इस्तेमाल किया। तैमुजिन के सैनिकों को उस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उनके बीच एक कहावत मशहूर हो गई थी कि अगर तैमुजिन उन्हें आग के बीच भी लड़ने के लिए भेजेगा तो वो बिना सोचे समझे आग में उतर सकते थे। तैमुजिन के सैनिकों की वफादारी और उनकी तकनीकें आखिरकार नैमन की विशाल सेना पर भारी पड़ी और तैमुजिन ने नैमन कबीले को अपने कब्जे में ले लिया। नैमन कबीले के सरदार तयांग खान को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन जामुखा एक बार फिर से जंगलों में भागने में सफल रहा। मगर अब जामुखा को शरण देने के लिए मध्य एशिया के मैदानों में कोई भी ताकतवर कबीला नहीं बचा था। तैमुजिन मंगोलिया का सबसे ताकतवर सरदार बन चुका था, जिसके बाद सभी कबीले उसी के नेतृत्व में रहने लगे। सन 1205 में जंगलों में भटक रहे जामुखा और उसके साथी कहीं भी शरण ढूंढने में सफल नहीं हो पाए। आखिरकार जामुखा के साथी हताश हो गए और उनको जामुखा पर भरोसा नहीं रहा। तब जामुखा के साथियों ने उसका अपहरण करके उसे तैमुजिन के सामने पेश कर दिया। 20 सालों की लड़ाई के बाद भी जामुखा के लिए तैमुजिन के मन में इज्जत बनी हुई थी। तैमुजिन ने सबसे पहले जामुखा के उन साथियों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की थी। इसके बाद तैमुजिन ने जामुखा एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उससे वफादारी की कस्में खाने के लिए कहा। जामुखा ने तैमुजिन की माफी को ठुकराते हुए कहा कि तैमुजिन अकेला ही इस दुनिया के लिए काफी है और उसे जामुखा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जामुखा ने तैमुजिन से एक इज्जतदार मौत मांगी और कहा कि अगर तैमुजिन उसे एक इज्जत की मौत देता है तो उसकी आत्मा तैमुजिन और उसके आने वाले वंश की हमेशा रक्षा करेगी। तैमुजिन ने ठीक ऐसा ही किया और जामुखा को एक इज्जतदार मौत दी। इसके बाद उसने उसकी अस्थियों को एक ऊंची पहाड़ी पर रखवा दिया। जामुखा की मौत के साथ अब तैमुजिन का विरोध करने वाला कोई भी मंगोल कबीला नहीं बचा था। मंगोलिया के सभी कबीले अब तैमुजिन का अपना सरदार मान चुके थे। दक्षिण में रेगिस्तान से लेकर उत्तर में आर्कटिक टुंड्रा तक और पूर्व में मंचूरिया के जंगलों से लेकर पश्चिम में अल्टाई पहाड़ों तक सारी जमीनों का मालिक तैमुजिन था। सन 1206 में तैमुजिन ने ओनोन नदी के पास बने पवित्र बुरखान खल्दुन पर एक पारंपरिक मंगोल बैठक बुलाई। यह बैठक शायद मध्य एशिया के मैदानों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। बुरखान खल्दुन वही पवित्र पहाड़ था जिसने मर्किट कबीले के आक्रमण के दौरान तैमुजिन की जान बचाई थी। तैमुजिन ने इसी पवित्र पहाड़ पर मंगोल कबीलों का भविष्य बदलने वाली बैठक बुलाई। तैमुजिन अब केवल किसी एक कबीले का सरदार नहीं था, बल्कि वो मध्य एशिया के सभी मंगोल कबीलों का सरदार बन चुका था। इस बैठक के दौरान तैमुजिन ने अपने साम्राज्य को एक नया नाम देते हुए अपने नेतृत्व में रह रहे सभी लोगों को महान मंगोलिया राज्य का नागरिक घोषित किया। वहीं तैमुजिन ने गुर खान और तयांग खान जैसे पारंपरिक नाम की उपाधि लेने से मना कर दिया। उसने अपने नए नाम के तौर पर चंगेज खान का चुनाव किया। मंगोल भाषा में इस शब्द का अर्थ ताकतवर और बेखौफ माना जाता है। चंगेज खान अब आधुनिक पश्चिमी यूरोप के बराबर आकार के साम्राज्य का मालिक बन चुका था, लेकिन बाहरी दुनिया ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। घोड़े, भेड़ों और जानवरों पर लड़ाई करने वाले कबीलाई लोगों पर उस वक्त तक बाहरी दुनिया ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब इस कबीलाई दुनिया का नया सरदार पूरी दुनिया को बदलने वाला था। मंगोलिया को एकजुट करने के बाद अब चंगेज खान की नजरें बाहरी दुनिया पर टिक गई थी। तो चलिए हमारे अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम ये जानेंगे कि चंगेज खान ने कैसे बाहरी दुनिया पर कब्जा जमाने की शुरुआत की और महान मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। जब चंगेज खान ने मंगोलिया को एकजुट कर लिया था तो उस समय चीन कई अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था। चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चीन के साम्राज्य से मनी ले सकता है। मगर मंगोल साम्राज्य का सम्राट बनने के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से चंगेज खान को चीनी साम्राज्यों पर हमला करने का मौका मिल गया।
चंगेज खान के मंगोलियाई साम्राज्य की पश्चिम दिशा में तंगुट साम्राज्य था, जिसे पश्चिमी जिया साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। तंगुट साम्राज्य ने चंगेज खान के एक दुश्मन को अपने राज्य में पनाह दे दी थी। चंगेज खान ने तंगुट के सम्राट से उनके दुश्मन को उनके हवाले करने की गुजारिश की, लेकिन तंगुट के सम्राट ने चंगेज खान को ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। चंगेज खान ने इसे अपना अपमान मानते हुए तंगुट साम्राज्य पर हमला करने की घोषणा कर दी। सन 1207 में चंगेज खान द्वारा किए गए हमले ने तंगुट साम्राज्य के कई शहरों को बर्बाद कर दिया। तंगुट साम्राज्य पर हमले के दौरान चंगेज खान को कई नई चीजें सीखने को मिली। तंगुट साम्राज्य पर चंगेज खान का आक्रमण ऐसा पहला आक्रमण था जिसमें मंगोलिया की मैदानी फौज गोबी रेगिस्तान को पार करके दूसरी ओर गई थी। तंगुट साम्राज्य में पहुंचने पर चंगेज खान ने देखा कि उनके शहरों की किलेबंदी बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। चंगेज खान की फौज भले ही अनुशासित, आक्रामक और फुर्तीली थी, लेकिन अभी भी उनके पास ऐसी तकनीक मौजूद नहीं थी जिनकी मदद से वो किले की दीवारों को तोड़ सके। इस स्थिति से निपटने के लिए चंगेज खान ने बेहद अनोखे तरीके अपनाए। जब चंगेज खान ने यह महसूस किया कि वो शहर के किले की दीवार नहीं तोड़ सकता, तो उसने किले के बाहर रहने वाले तंगुट साम्राज्य के लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। इसके अलावा चंगेज खान ने किले के अंदर राशन पहुंचने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। तंगुट साम्राज्य की एक और बड़ी कमजोरी यह थी कि हाल में ही साम्राज्य के भीतर तख्ता पलट हुआ था। इस वजह से राजनीतिक तौर पर तंगुट साम्राज्य में पहले से ही उथल पुथल मची हुई थी। इसी उथल पुथल के बीच चंगेज खान के आक्रमण ने तंगुट साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इन सब मुसीबतों के बावजूद तंगुट साम्राज्य के पास लगभग 1.5 लाख सैनिकों की फौज मौजूद थी। तंगुट साम्राज्य के योद्धाओं की संख्या चंगेज खान के सैनिकों के मुकाबले लगभग 2 गुनी थी। हालांकि तंगुट साम्राज्य चंगेज खान के फुर्तीले, जांबाज योद्धाओं और अजीबोगरीब रणनीतियों के आगे नहीं टिक सका और उसने मंगोलों के आगे घुटने टेक दिए। तंगुट साम्राज्य की स्थापना तिब्बती लोगों द्वारा पीली नदी के ऊपरी क्षेत्र में की गई थी। तंगुट साम्राज्य ऐसे स्थान पर था जहां से वो पूर्व के चीनी साम्राज्यों और पश्चिम के मुस्लिम साम्राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर अपना प्रभाव रखता था। तंगुट साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के बाद चंगेज खान को एक ऐसे साम्राज्य पर अधिकार हासिल हो गया जिसके जरिए वो सिल्क रूट से होने वाले व्यापार की बदौलत मंगोल साम्राज्य के लिए कीमती वस्तुएं हासिल कर सकता था। तंगुट साम्राज्य की जमीन इस्तेमाल करके चंगेज खान अब चीन के अधिक समृद्ध और अमीर साम्राज्यों पर भी हमला कर सकता था। सन 1209 में चंगेज खान ने तंगुट साम्राज्य पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और उस साम्राज्य के राजा ने भी चंगेज खान को अपना सम्राट मान लिया। लेकिन चंगेज खान तंगुट साम्राज्य पर अपना कब्जा कर ही पाया था कि इसी दौरान दक्षिण के जुरचेन नाम के समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य के गोल्डन खान की मृत्यु हो गई। ये वही जुरचेन साम्राज्य था जिसने चंगेज खान और ओंग खान के साथ मिलकर तातार कबीले पर हमला किया था। जुरचेन साम्राज्य को मध्य एशिया के मैदानों पर अपने नियंत्रण के लिए जाना जाता था, लेकिन जब बूढ़े गोल्डन खान की मृत्यु होने के बाद उसकी जगह एक युवा गोल्डन खान ने ले ली, तो उससे चंगेज खान की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव देखा नहीं गया। अपने नियंत्रण और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन खान ने चंगेज खान और मंगोलियाई साम्राज्य को यह आदेश दिया कि वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए नए गोल्डन खान के अधिकार में आ जाएं। चंगेज खान के पास जब जुरचेन साम्राज्य के दूत ये संदेश लेकर पहुंचे तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उन दूतों को यह कहकर वापस भेज दिया कि चंगेज खान और मंगोल साम्राज्य किसी के भी अधीन नहीं रह सकते। चंगेज खान द्वारा गोल्डन खान का प्रस्ताव ठुकराया जाना एक प्रकार से बगावत की निशानी थी। चंगेज खान ने अपनी सेना इकट्ठी की और गोल्डन खान के जुरचेन साम्राज्य पर हमले की घोषणा कर दी। अब चंगेज खान एक बार फिर अपनी फौज के साथ गोबी के रेगिस्तान को पार करके तंगुट साम्राज्य के जरिए जुरचेन साम्राज्य की सीमाओं पर पहुंच गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जुरचेन साम्राज्य चीन का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसमें करीब 50 लाख लोगों की आबादी रहती थी। सन 1211 में जब चंगेज खान ने जुरचेन साम्राज्य पर हमला करने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार किया तो उसने एक ऐसे अभियान की आग लगा दी थी जिसकी चपेट में जल्द ही पूरी दुनिया आने वाली थी। शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि चंगेज खान के इरादे किसी भी प्रकार से वैश्विक स्तर पर जंग करने के हो सकते हैं, लेकिन जुरचेन साम्राज्य पर हमला करने के लिए जब वो अपने ताकतवर और तेज तर्रार योद्धाओं को लेकर निकला तो उसके बाद उसने रुकने का नाम नहीं लिया। सिंधु नदी से लेकर डेन्यूब नदी तक, प्रशांत महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक केवल 30 साल के भीतर ये मंगोल योद्धा अपने रास्ते में आने वाली हर फौज को हराने वाला था, हर किले को गिराने वाला था और हर साम्राज्य पर मंगोलों का झंडा लहराने वाला था। मंगोल साम्राज्य के विस्तार और चंगेज खान की बढ़ती ताकत के बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। चंगेज खान जिस जुरचेन साम्राज्य पर हमला करने जा रहा था उसकी राजधानी का नाम जोंगडोउ था। चीन की आधुनिक राजधानी बीजिंग उसी जगह पर स्थित है जहां कभी जुरचेन साम्राज्य की राजधानी जोंगडोउ स्थित हुआ करती थी। जुरचेन 13वीं शताब्दी का एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य था और जब उसे यह खबर मिली कि मंगोल उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं तो उन्होंने इस बात को मजाक में लिया। जुरचेन के सैनिक आपस में कहते थे कि मंगोल हमारे सामने मुट्ठी भर रेत के बराबर है, भला हमें उनसे क्यों डरना चाहिए।
मगर जल्द ही जुरचेन की सेना को इसका जवाब मिलने वाला था। चंगेज खान की मंगोल सेना का गठन और एक जगह से दूसरी जगह जाने का उनका तरीका दोनों ही बाकी सेनाओं से अलग था। सबसे पहले तो मंगोल सेना में केवल घुड़सवारों की फौज थी, यानी पूरी सेना एक सैनिक घोड़े की सवारी करती थी। पूरी सेना में घुड़सवारों के होने की वजह से मंगोल सेना एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से जा सकती थी। वहीं अन्य सेनाओं में घुड़सवारों की फौज के साथ साथ पैदल सैनिकों की भी फौज होती थी। जुरचेन पर हमला करने के लिए चंगेज खान अपने साथ 65,000 घुड़सवारों की फौज लेकर रवाना हुआ था। हालांकि जुरचेन की सेना के पास भी लगभग इतने ही घुड़सवार मौजूद थे। इसके अलावा जुरचेन की सेना के पास 85,000 पैदल सैनिकों की भी फौज थी। मंगोल सेना को अन्य फौजों से अलग करने वाली दूसरी चीज थी उनका बेहद कम वस्तुओं और हल्की वस्तुओं के साथ यात्रा करना। मंगोल फौज अपने साथ बड़ी मात्रा में अतिरिक्त घोड़े लेकर यात्रा करती थी और जरूरत पड़ने पर उनकी हत्या करके उन्हें खा जाती थी। इसके अलावा मंगोल सेना अपने खाने पीने के लिए रास्ते में लूटपाट भी करती थी। इस प्रकार मंगोल सेना को अपने साथ राशन के लिए भारी संख्या में सामान लेकर नहीं चलना पड़ता था। मंगोल सेना ने जुरचेन साम्राज्य के आसपास के इलाकों में लूटपाट करके गांवों और शहरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मंगोल सेना जुरचेन के गोल्डन खान की उम्मीदों से ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, जिससे जुरचेन सेना में खलबली मच गई। सन 1214 में आखिरकार चंगेज खान ने जोंगडोउ में गोल्डन खान के किले को चारों ओर से घेर लिया। जुरचेन साम्राज्य के बहुत सारे शहर और गांव मंगोल हमले की वजह से बर्बाद हो चुके थे। उधर गोल्डन खान भी अपनी आपसी लड़ाई की वजह से चंगेज खान का सामना करने की स्थिति में नहीं था। गोल्डन खान ने चंगेज खान के सामने हार मानते हुए समझौता करने का प्रस्ताव रखा। समझौते के तहत गोल्डन खान ने चंगेज खान को भारी मात्रा में सोना, चांदी और रेशम तोहफे में दिए। इसके साथ ही उसने 3000 घोड़े और 500 नौजवान युवक और युवतियां भी मंगोल साम्राज्य को तोहफे में दी। अंत में गोल्डन खान ने अपनी शाही राजकुमारियों में से एक का विवाह चंगेज खान के साथ करने का फैसला किया। चंगेज खान ने जुरचेन साम्राज्य को मंगोल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा तो गोल्डन खान ने उसकी यह शर्त भी मान ली। इसके बाद जुरचेन साम्राज्य भी मंगोल साम्राज्य के अधीन हो गया। मंगोल साम्राज्य के पहले मध्य एशिया के मैदानों की 3 बड़ी ताकतों में नैमन कबीला भी था। चंगेज खान ने सबसे अंत में नैमन कबीले पर ही कब्जा किया था और मध्य एशिया के मैदानी कबीलों को मिलाकर मंगोलियाई साम्राज्य की स्थापना की थी। नैमन कबीले को हराने के दौरान चंगेज खान को यह गलतफहमी हुई कि उसके सैनिकों ने नैमन कबीले के सरदार तायंग खान को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। नैमन कबीले के सरदार तायंग खान ने पश्चिम की ओर जाकर कारा खिताई साम्राज्य में शरण हासिल कर ली थी और आखिरकार वहां के राजा को हटाकर वो खुद गद्दी पर काबिज हो गया। चंगेज खान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका कोई पुराना दुश्मन दोबारा से अपना साम्राज्य स्थापित करे और उसके लिए खतरा बने। तायंग खान के अधिकार वाले कारा खिताई साम्राज्य को हराने के लिए चंगेज खान ने एक नौजवान जनरल जामुखा के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों की फौज भेजने का फैसला किया। दरअसल चीन में लगातार 10 साल से युद्ध कर रही मंगोल सेना अब थक चुकी थी और चंगेज खान उन पर और अधिक दबाव नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए उसने एक नौजवान जनरल के नेतृत्व में एक छोटी सेना को भेजने का फैसला किया। एक छोटी फौज के साथ कारा खिताई साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए निकले मंगोल योद्धाओं को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ा। इस दफा सीधी लड़ाई करने के बजाय मंगोलों ने कारा खिताई साम्राज्य के भीतर विद्रोह करवाना शुरू कर दिया। इस विद्रोह की वजह से कारा खिताई साम्राज्य में आपसी लड़ाइयां होने लगी, जिससे तायांग खान की पकड़ अपने राज्य पर कमजोर होती गई। आखिरकार मंगोल सेना ने कमजोर हो चुके कारा खिताई साम्राज्य पर सीधा हमला बोल दिया और सन 1218 में कारा खिताई साम्राज्य को मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। कारा खिताई का सम्राट तायंग खान एक बार फिर से भागने में सफल रहा, लेकिन जल्द ही जामुखा के सैनिकों ने उसे खोज निकाला और उसकी हत्या कर दी। कारा खिताई साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के बाद अब मंगोल साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में बलखाश झील तक पहुंच गई थी, जो मुस्लिम साम्राज्य ख्वारिज्म की सीमा तक मौजूद थी। ख्वारिज्म एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य था जो बेहद शक्तिशाली और समृद्ध था। ख्वारिज्म साम्राज्य कैस्पियन सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक और दक्षिण में अरब सागर तक फैला हुआ था। मंगोल साम्राज्य अब चीनी सीमाओं के अधिकार वाले अधिकतर सिल्क रूट पर अपना कब्जा जमा चुका था। वहीं चंगेज खान को ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ संधि करके पूरे सिल्क रूट पर होने वाले व्यापार के आधे मुनाफे पर अपना कब्जा हासिल करने का मौका दिखाई दिया, क्योंकि मुस्लिम देशों तक पहुंचने वाले सिल्क रूट का एक बड़ा हिस्सा अब भी ख्वारिज्म साम्राज्य के पास था। इसी के चलते चंगेज खान उन्हें सिल्क रूट से होने वाले मुनाफे का 50% हिस्सा देने के लिए तैयार था। मगर ख्वारिज्म के बादशाह की एक गलती चंगेज खान को केवल 50% नहीं बल्कि पूरे सिल्क रूट का मुनाफा हासिल करने का एक देने वाली थी। ख्वारिज्म के बादशाह की गलती और चंगेज खान के मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ख्वारिज्म के सुल्तान शाह अलाउद्दीन मोहम्मद थे। चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ संधि कायम करने के लिए 500 लोगों का एक कारवां भेजा।
इस कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए चंगेज खान ने एक हिंदुस्तानी आदमी को भेजा था, जिसके जरिए वो ख्वारिज्म के सुल्तान को अपना दोस्ती का संदेश भेजना चाहता था। चंगेज खान ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ व्यापारिक दोस्ती कायम करना चाहता था। उसका मानना था कि दोनों साम्राज्य दोस्ती करके सिल्क रूट में होने वाले मुनाफे को आधा आधा बांट सकते हैं। चंगेज खान ने अपने कारवां के साथ सोने, चांदी, रेशम और विभिन्न प्रकार के कपड़े ख्वारिज्म साम्राज्य के लिए भेजे थे। लेकिन इससे पहले कि चंगेज खान का कारवां ख्वारिज्म के सुल्तान के पास पहुंच पाता, असम राज्य के बाहरी राज्य ओतरार के गवर्नर इनालचुक ने मंगोलियाई कारवां को रोक लिया। गवर्नर का आरोप था कि इस कारवां के जरिए मंगोल जासूसी करना चाहते हैं और यह सुल्तान के खिलाफ एक साजिश है। उस गवर्नर ने मंगोल कारवां का सभी सामान लूट लिया और बहुत सारे सदस्यों की हत्या कर दी। चंगेज खान को जब इस घटना की खबर हुई तो उसने दोबारा कुछ दूत सुल्तान के दरबार में भेजे। चंगेज खान ने सुल्तान से गुजारिश की कि वो इस घटना के दोषियों को सजा दें और लूट का माल वापस कर दें, मगर सुल्तान ने चंगेज खान के दूतों की भी भारे दरबार में बेइज्जती कर दी। इसके साथ ही सुल्तान ने कुछ दूतों की हत्या करवा दी और कुछ के कान काटकर उन्हें वापस चंगेज खान के पास भेज दिया। अपने अपमान के बारे में सुनकर चंगेज खान गुस्से से तिलमिला उठा। चंगेज खान ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए ख्वारिज्म को तबाह करने का संकल्प ले लिया। हालांकि चंगेज खान की अब उम्र हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो ख्वारिज्म के सुल्तान के अपमान से इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने ख्वारिज्म के खिलाफ मंगोल अभियान का नेतृत्व करने का फैसला किया। चंगेज खान ख्वारिज्म पर हमले के लिए सन 1219 में पश्चिम की ओर रवाना हुआ। ख्वारिज्म पर हमले के लिए चंगेज खान अब तक की सबसे बड़ी मंगोल फौज लेकर निकला, जिसमें लगभग 1 लाख घुड़सवार शामिल थे। ख्वारिज्म की सीमा पर पहुंचने के बाद चंगेज खान ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। चंगेज खान का ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला दुनिया के इतिहास के सबसे खूनी और बर्बर हमलों में एक माना जाता है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंगेज खान ने पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य में आतंक फैला दिया और पूरे साम्राज्य को लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। इसके पहले कि सन 1219 खत्म हो पाता, चंगेज खान की फौज ने ख्वारिज्म साम्राज्य के हर मुख्य शहर पर कब्जा कर लिया था। ख्वारिज्म का सुल्तान अपनी जान बचाने के लिए कैस्पियन सागर के एक वीरान द्वीप पर छिपने की कोशिश कर रहा था। ख्वारिज्म साम्राज्य ने मंगोल आक्रमण के दौरान जो बर्बादी देखी, तो बर्बादी केवल एक साम्राज्य की नहीं थी, बल्कि चंगेज खान की फौज ने एक पूरी सभ्यता नष्ट कर दी थी। 13वीं शताब्दी के दौरान अरबी, तुर्की और पर्शियाई साम्राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध और आधुनिक देश थे। एस्ट्रोनॉमी और गणित से लेकर एग्रोनॉमी और भाषा विज्ञान जैसे हर क्षेत्र में यहाँ के मुस्लिम विद्वान बाकी देशों से बहुत आगे थे। इन देशों की साक्षरता बाकी की दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा मानी जाती थी। जब चंगेज खान ने पूरे साम्राज्य पर हमला किया तो मुस्लिम शिक्षा के कई बड़े केंद्र इसी साम्राज्य में मौजूद थे। ख्वारिज्म साम्राज्य में जलालुद्दीन रूमी जैसे कई मशहूर विद्वानों का जन्म हुआ था, लेकिन चंगेज खान के हमले ने मुस्लिम दुनिया के शिक्षा केंद्रों को तबाह करके रख दिया। ख्वारिज्म साम्राज्य का महत्वपूर्ण शहर और इस्लामी शिक्षा का केंद्र माना जाने वाला बुखारा शहर भी चंगेज खान ने बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान ने बुखारा और बगदाद जैसे शहरों में इतनी किताबें जलाकर नदी में फेंकी कि नदी का रंग स्याही की वजह से काला पड़ गया। आमतौर पर किसी भी शहर पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान स्वयं उसमें दाखिल नहीं होता था, लेकिन जब चंगेज खान ने बुखारा को फतेह किया तो अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए वो बुखारा के दरवाजों में दाखिल हुआ। चंगेज खान ने शहर के सभी लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया और इमाम की कुर्सी पर बैठकर शहर के लोगों से कहा कि ये तुम शहर वालों के पापों का नतीजा है जो खुद खुदा ने चंगेज खान जैसी तबाही को तुम लोगों के लिए भेजा है। ख्वारिज्म साम्राज्य के एक और महत्वपूर्ण शहर निशापुर पर कब्जे की लड़ाई के दौरान चंगेज खान के दामाद टोकुचा की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय चंगेज खान की बेटी गर्भवती थी। जब मंगोल फौज ने निशापुर पर आखिरकार कब्जा जमा लिया तो शहर की किस्मत का फैसला चंगेज खान ने अपनी गर्भवती बेटी पर छोड़ दिया। चंगेज खान की बेटी ने आदेश दिया कि निशापुर शहर के हर आदमी, औरत और बच्चे, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्लियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। चंगेज खान के बेटे टोलुई ने अपनी बहन के इस आदेश को पूरा किया और पूरे शहर की हत्या कर दी गई। उस दौर के इतिहासकारों का दावा है कि मंगोलों की मारकाट के बाद निशापुर शहर के बाहर इंसानी लाशों का एक ऊंचा पहाड़ खड़ा हो गया था। एक लंबी लड़ाई के बाद चंगेज खान की मंगोल फौजों ने आखिरकार ख्वारिज्म साम्राज्य की राजधानी समरकंद पर अपना कब्जा जमा लिया, मगर चंगेज खान की मंगोल फौज को ख्वारिज्म साम्राज्य के एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर उरगेंच पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। उरगेंच शहर पर कब्जा करने के दौरान मंगोल सेना को अपने काफी सारे योद्धाओं को खोना पड़ा, लेकिन जब मंगोल फौज ने उरगेंच शहर पर अपना कब्जा कर लिया तो इतिहासकार जुवैनी के अनुसार हर मंगोल योद्धा को 24 शहरवासियों को मारने का आदेश दिया गया। उरगेंच शहर पर कब्जा करने वाली मंगोल फौज में लगभग 50,000 मंगोल फौजी शामिल थे। इस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो मंगोल फौज ने शहर के तकरीबन 12 लाख निवासियों की हत्या कर दी। चंगेज खान ने अपने मंगोल साथियों को पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य को बर्बाद करने के आदेश देकर चारों तरफ भेज दिया। ख्वारिज्म साम्राज्य की बर्बादी पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था
कि जो भी चंगेज खान के सामने सर उठाएगा उसका सर कुचल दिया जाएगा। चंगेज खान का कहना था कि खुदा ने उसे पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरी दुनिया का मालिक बनाया है। जो साम्राज्य उसके अधीन आ जाएगा उसकी पूरी इज्जत की जाएगी, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने वाले को तबाह कर दिया जाएगा। ख्वारिज़म साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के बाद चंगेज खान ने अपनी फौज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से के साथ चंगेज कालीस्थान और उत्तरी भारत की ओर हमला करने के लिए चला गया। दूसरी फौज को उसने यूरोप पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। अगले 4 साल के इस अभियान में चंगेज खान ने हिमालय के पहाड़ों से लेकर सिंधु नदी और वोल्गा नदी तक अनगिनत शहरों और दर्जनों साम्राज्यों को मंगोल साम्राज्य में मिलाया। हालांकि चंगेज खान का इरादा पूरे उत्तरी हिंदुस्तान पर कब्जा करके हिमालय के पहाड़ों के दक्षिण से गुजरकर चीन के सबसे बड़े सुंग साम्राज्य पर हमला करने का था, लेकिन चंगेज खान अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान के पश्चिम उत्तरी शहर मुल्तान तक ही अपनी विजय मंगोल सेना को पहुंचा सका। दरअसल हिंदुस्तान के मैदानों की गर्मियां मंगोल फौजियों को बीमार कर रही थी। इसके अलावा उनके तीर हिंदुस्तान की मैदानी गर्मियों में सटीक निशाने पर भी नहीं लग पा रहे थे। इसी वजह से चंगेज खान ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की अपनी रणनीति को विराम देने का फैसला किया और वापस लौट गया। सन 1226 में चंगेज खान पश्चिम में अपने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जब वापस अपने घर लौट रहा था तो उसी दौरान उसे खबर मिली कि तंगुट साम्राज्य और जुरचेन साम्राज्य मिलकर मंगोलियाई साम्राज्य के खिलाफ हमला करने की योजना बना रहे हैं। तंगुट और जुरचेन साम्राज्य को उम्मीद थी कि पश्चिम में ख्वारिज़म साम्राज्य के साथ युद्ध के बाद मंगोल सेना कमजोर हो चुकी होगी, जिससे उसे आसानी से हराया जा सकेगा। इसके अलावा चंगेज खान की उम्र भी लगभग 60 साल हो चुकी थी और वो कमजोर होने लगा था। सन 1226 में अपने घर पहुंचने के तुरंत बाद चंगेज खान अपनी फौज लेकर जुरचेन और तंगुट साम्राज्य के विद्रोह को कुचलने के लिए निकल पड़ा। तंगुट साम्राज्य की फौज एक बार फिर से मंगोल फौज के सामने घुटने टेक रही थी और एक एक करके उनके सारे शहर मंगोलों के कब्जे में होते जा रहे थे। जल्द ही मंगोल फौज चंगेज खान के नेतृत्व में तंगुट साम्राज्य की राजधानी निंगहिया तक पहुंच गई और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस राज्य का राजा अपनी जान बचाने के लिए राजधानी छोड़कर भाग गया। उस समय तक चीन में गर्मियों का मौसम आ चुका था और भीषण गर्मी से बचने के लिए चंगेज खान लियू पांशान की ओर चला गया। तंगुट साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए चंगेज खान की लड़ाई अब भी जारी थी। सन 1226-27 की सर्दियों के दौरान चंगेज खान जंगली घोड़ों के शिकार के लिए गया हुआ था। वो एक भूरे रंग के घोड़े की सवारी कर रहा था जब कुछ जंगली घोड़े उसके घोड़े के सामने आ गए। उन्हें देखकर चंगेज खान का घोड़ा घबरा गया और उसने चंगेज खान को अपनी पीठ से गिरा दिया। घोड़े से गिरने के बाद उम्रदराज चंगेज खान को कई अंदरूनी चोटें आईं और वो कई दिनों तक बुखार से जूझता रहा। चंगेज खान की पत्नी येसुई और उसके बेटों ने उसे घर लौट जाने की सलाह दी, लेकिन चंगेज खान ने तंगुट साम्राज्य को फतह करने के अभियान को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। उसने घर लौटने से इनकार कर दिया और तंगुट साम्राज्य के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाना जारी रखा। घोड़े से गिरने के बाद चंगेज खान की तबीयत ऐसी खराब हुई कि वो फिर कभी दोबारा ठीक नहीं हो पाई। चंगेज खान तंगुट साम्राज्य के राजा के खिलाफ अभियान चला रहा था जिसका नाम बुरखान था। इस नाम का शाब्दिक अर्थ भगवान होता है। चंगेज खान तंगुट के राजा के नाम को इतना ज्यादा पवित्र मानता था कि जब आखिरकार तंगुट के राजा को उसने अपने कब्जे में ले लिया तो उसकी हत्या करने से पहले उसने तंगुट के राजा का नाम बदलने का आदेश दिया। तंगुट के राजा की हत्या के बाद भी कुछ ऐसे शहर थे जो चंगेज खान के कब्जे में नहीं थे। इससे पहले कि चंगेज खान तंगुट साम्राज्य पर जीत हासिल कर पाता, अगस्त के महीने की 25 तारीख को उसकी मौत हो गई। चंगेज खान की मौत के बाद उसकी पत्नी ने उसके शव को उसी तरीके से तैयार किया जिस तरीके से अब वो असल जिंदगी में रहा करता था। चंगेज खान के शरीर को सफेद कपड़े और टोपी पहनाकर एक सफेद कंबल में लपेट दिया गया जिसमें चंदन की लकड़ी भरी हुई थी। इस कंबल को 3 सोने की पट्टियों से बांध दिया गया। 3 दिन बाद चंगेज खान के मृत शरीर को मंगोलिया की ओर बेहद सादगी के साथ ले जाया गया। अपनी मौत के कई साल पहले चंगेज खान ने इच्छा जाहिर की थी कि जब उसकी मौत हो जाए तो उसे किसी ऐसी जगह पर दफना दिया जाए जहां उसे कोई ढूंढ न सके। चंगेज खान की इसी इच्छा का ख्याल रखते हुए उसके शरीर को बिना किसी निशान के दफना दिया गया। मंगोलिया में आज भी चंगेज खान की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है, लेकिन यह मेमोरियल उस जगह पर नहीं है जहां पर चंगेज खान का शरीर दफनाया गया था। माना जाता है कि चंगेज खान के शरीर को ओनोन नदी के आसपास कहीं दफनाया गया था जहां उसका जन्म हुआ था। चंगेज खान ने उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया, ये बात वाकई में गौर करने वाली है। वहीं अलग अलग इतिहासकारों और विद्वानों के इस बारे में अलग अलग विचार हैं, मगर एक बात तो तय है कि चंगेज खान अपने दौर का बेहद बुद्धिमान और पक्की सोच रखने वाला इंसान था। भले ही चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को हद से ज्यादा खून खराबे, आतंक और इंसान की ढेरों लाशों पर खड़ा किया था, लेकिन इस सब के पीछे उसकी कुछ ऐसी नीतियां थीं जो वाकई में बेहद नायाब थीं।
अपनी सेना की विधवाओं और लावारिस बच्चों को लूट के सामान में हिस्सा देना, अपनी सेना में अधिकारियों को उनकी क्षमता के हिसाब से बिना किसी भेदभाव के नियुक्त करना। चंगेज खान के दौर में अच्छे घराने और ऊंचे खानदान के लोगों को ही सेना में उच्च पद दिए जाते थे, लेकिन चंगेज खान ने इस नीति को बदलते हुए लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से अधिकार सौंपना शुरू किया। इस तरीके से चंगेज खान ने अपने पूरे कबीले और साम्राज्य में लोगों के बीच के भेदभाव को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर युद्ध के मैदान में चंगेज खान ने पारंपरिक तकनीक के साथ साथ अपनी आधुनिक सोच को मिलाकर एक ऐसा खतरनाक गठबंधन तैयार किया जिसके आगे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकी। ये चंगेज खान की काबिलियत और तेज दिमाग का ही नतीजा था कि जिन कबीलाई लोगों को दुनिया असभ्य और पिछड़ा हुआ मानती थी, उन्होंने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को हराया और उन पर राज किया। कबीले से निकाले गए एक भगोड़े और फिर अपराधी घोषित किए गए चंगेज खान की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन हालातों को भी बदला जा सकता है, असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति और अपने सम्मान के लिए लड़ने की काबिलियत है तो आप हर परिस्थिति पर जीत हासिल कर सकते हैं।